की। और आज आप सभी ने जो प्रस्तुति दिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो बीते हुए पल को आप सभी ने हमें याद दिलाया, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि मैं आपके समय से गुजर कर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये बहुत कम समय है। जिस तरह से आज आप कैंप में आए हैं, हम भी कभी अपने विद्यार्थी जीवन में कैंप जाया करते थे। और खुशी की बात यह है कि आज जब मैं यहाँ बैठा था तो हमारे जब पुराने दिन याद आया करते थे, जब हम स्काउट गाइड वगैरह में जाते थे तो ऐसे ही कैंप हुआ करता था। 7-7 दिन के कैंप दूसरे जिलों में जाते थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं स्वयं शामिल हूँ। और आपकी प्रस्तुति ने तो, और जो क्लैप्स ने आपका, ऐसा लग रहा था कि सच में आज वहीं खड़ा हूँ मैं जो आज से 13 साल पहले, ज़्यादा नहीं 13 साल पहले मात्र जो विद्यार्थी जीवन जहाँ आप हैं हम जी रहे थे। इस 7 दिन में मैं विश्वास करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि जो 7 दिन पूर्व आप लोग आए थे यहाँ, और आज जो आपके अंदर में जो ज्ञान और इस राष्ट्र की सेवा के लिए जो भावना जागृत हुई होगी, वो कुछ अलग ही रूप बनकर जा रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि हर प्रशिक्षण का एक पहलू जो है, व्यक्ति जब प्रशिक्षण पूरा करता है तो पहले व्यक्ति से अलग होता है। और मैं आप सभी से यही आशा करता हूँ कि 7 दिन में पहले जो व्यक्तित्व रहा आपका, उससे आप निखार होकर एक अलग व्यक्तित्व बन गए हैं। राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, जिसमें आप अलग अलग रूप में सेवाएं देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए आप विभिन्न पदों में ही नियुक्त हों। आज आप इस राष्ट्र की सेवा के लिए आप अनेक बिंदुओं में, अभी सर से पूछ रहा था कि किन किन बिंदुओं में प्रशिक्षण कराया गया, तो इस किताब को देखने के बाद या जानने के बाद तो ये महसूस हो रहा है मुझे कि आप जीवन में, इस समाज में, इस देश से जुड़ी हुई हर विषयों को आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। और यदि इस जानकारी को यदि आप यहीं तक सीमित ना रखें तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वाकई में बहुत जल्द हमारा देश विश्व की गुरु की ओर आगे बढ़ ही रहा है और विश्व गुरु बनेगा, और हमारा गांव-गांव विकसित और विकास और जागरूक बनेगा। आज मैं किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर जब मैं किसी गांव में जा रहा हूं तो ये देखने को मिल रहा है कि वाकई में जो सब्जेक्ट है ये धरातल पर हो रहा है, और इसको यदि सुधारना है तो किसी एक व्यक्ति के रूप में कुछ नहीं सुधार सकता। इसके लिए आप सभी को जो आज यहाँ से सीखे हैं आगे आना होगा, और आप जहाँ जा रहे हैं अपने घर में आप उन लोगों को प्रेरित करिए कि शिक्षा छोड़ने की क्यों आवश्यकता है। शिक्षा आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम सब जानते हैं। और एक साधारण सा बालक जिसने पीछे बेंच में बैठा होगा, आज किसी क्षेत्र का विधायक के रूप में यहाँ खड़ा होता है, तो उसका कारण क्या है? सिर्फ शिक्षा है, सिर्फ शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को हर रास्ता दिखाता है, हर मंजिल तक पहुंचाता है। बस शर्तें कि आपको संघर्षरत रहना होगा, एक लक्ष्य चुनना होगा। यदि मैं अभी कहूंगा कि अगर लक्ष्य नहीं है आपके जीवन में, तो अभी यहाँ से जाते वक्त अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। क्योंकि यदि कई बहनें यहाँ बैठी हैं, भाई लोग भी हैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम डिग्री तो कंप्लीट कर लिए, देखेंगे कहीं फील्ड मिल जाए, तो यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, मुझे लगता है कि ऐसे 50% लोग होंगे जो ये सोच रहे हो कि नहीं वहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, डिग्री आ गई कहीं तो हो जाएगा। लेकिन कहीं के चक्कर में लास्ट में कहीं भी नहीं हो पाता है। इसलिए हम सभी ने कहानी सुनी है कि लक्ष्य के प्रति अर्जुन की तरह हो पाना ही सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि किसी एक चीज को अगर चुनते हैं आप, तो आपके जो ध्यान केंद्रित अलग अलग जगह में बट कर आपकी ताकत, जो आपकी एनर्जी कम होती है, वो चीजें नहीं रह जाती। आप देखना इस चीज को, किसी एक चीज पर फोकस करिए और पूरे लगन से उसको चाहिए, उसको श्रद्धा से पूजिए, फिर देखना आपको कैसे प्राप्त नहीं हो सकता है। एक साफ सा कहावत है कि अगर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। आप इस देश के इतिहास में देखे होंगे कि ऐसे ऐसे लोग स्ट्रीट लाइट में बैठ के कलेक्टर बने, ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता था वो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। चाय बेचने वाले आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गर्व से कहते हैं ना। तो फिर आप क्यों नहीं? मैं नहीं कह रहा कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन जो लक्ष्य आपने देखा है वो जरूर बन सकते हैं। बस शर्तें आपको उसके प्रति केंद्रित होना पड़ेगा, उसको श्रद्धा से पूजना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश में 10,000 वैकेंसी निकली है, 10,000 वैकेंसी निकली है, तो 5,000 वैकेंसी सीतापुर प्रांगण के विद्यार्थी क्यों नहीं हो सकते? अगर एक हो सकता है तो 5,000 भी हो सकते हैं।
तो मैं उन कमियों को ढूंढना चाहता हूं जो 4,999 लोगों को पीछे धकेल रहा है। और आप सभी आज यहां से सीख कर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो हो रही समाज में शिक्षा को छोड़ने वाली जो विषय, इस पे कम होगा और हमारे हर वर्ग के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे। और जो सपना आप सबने देखा है, मैं जानता हूं कि विद्यार्थी पल में एक आदमी देश के प्रति बहुत श्रद्धावान होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, राष्ट्रभक्त होता है। और आज इसी पल को लेके मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर आप आगे बढ़ें, समाज को उत्पन्न हो, हमारी एक भी बहन किसी भी धोखे का शिकार ना हो, किसी भी तरीके का फिशिंग का शिकार ना हो, क्योंकि हर तरीके से जागरूक करके समाज को सुरक्षित करने का काम हमें आगे बढ़ना है। तब जाके ये जो है हमारा कैंपस या जो जिंदगी में हम सोचते हैं कि राष्ट्र का नया निर्माण करना है, ये पूरा हो सकता है। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जो बातें हैं इसको आप जरूर जाके 100 लोगों तक पहुंचाएंगे या 50 लोगों तक पहुंचाएंगे। इस कैंपस परिसर तक ही नहीं रहने देंगे। जागरूकता बहुत ही आवश्यक चीज होती है। अब मैं ये मोदी जी ने 9 पॉइंट दिए थे, जिसमें राष्ट्र की जनता से निवेदन किया था कि ये 9 चीज जरूर करें, जिसमें से सहयोग करना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस सहयोग के विषय में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं जम्मू कश्मीर में कमांडो टीम में हुआ करता था, उस समय वहां इनकाउंटर बहुत होता था। और इनकाउंटर जब मुठभेड़ जब होते हैं तो आतंकवादियों के साथ साथ आम जनता का भी नुकसान होता है। तो एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 7 घर पूरी तरीके से बारूद से ध्वस्त हो गया। हमें खुशी था कि हम आतंकवादियों का जो हमारे देश को बिगाड़ने के लिए आए हैं उनका खात्मा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस एक हृदय में दुख भी था कि हम आतंकवादियों को मार तो रहे हैं, लेकिन जिनका घर बर्बाद हो रहा है गोलियों से, इसको कौन संभालेगा? क्योंकि मुआवजा कितना दिन में मिलेगा? कागज जमा होगा, FIR रिपोर्ट जमा होगा, ऐसे प्रक्रिया करते करते तो बहुत लंबा लगेगा। तब तक वो बेघर हो जाएंगे। वो किसके घर में रहेंगे? 7 घर और एक ही जगह पे। लेकिन हमारा काम सिर्फ दुश्मनों का सफाया करना था। घर बनाने का काम वहां की सरकार करती या कागज बनाने का काम वहां की पुलिस करती। तो हम वहां से इनकाउंटर खत्म करने के बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन हृदय माना नहीं, तो हमने क्या है 15 से 20 दिन के अंतराल में हम दोबारा वहां घूमने के लिए गए कि होगा कैसे, 7 घर कैसे जी रहे होंगे। देख के तो आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी रोड में जी रहे हैं। तो ये देखने के लिए हम गए तो वहां जैसे घर टूटा हुआ था उससे अच्छा घर वहां पे खड़ा था। 20 दिन में दीवार खड़ा था और काम जारी था। तो सोचिए कि वो जो झोपड़ी जैसा घर पहले हुआ करता था, क्या वो करोड़पति था कि तुरंत घर बना लिया? तो एक सवाल था। तो मन है माना नहीं, तो हमने क्या किया, वहां के जन समूह को इकट्ठा करके पूछा कि ये घर बना कैसे, इतना जल्दी कार्रवाई कैसे हुई? तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा नहीं है, ये हमारी एकता है और हम मौत के मुंह में भी अलग अलग नहीं रहते, हम एकता रहते हैं। तो कैसे किए? ये बोलने से क्या बताया उन्होंने कि सर मैं मजदूरी करता हूं, मेरी 100 रुपया देने की हैसियत है, मैंने 100 रुपया दिया। ये कर्मचारी हैं, इनको 1000 देने की इनकी हिम्मत रखते हैं, इन्होंने 1000 दिया। और वो किसी आधिकारिक पद पे हैं, उन्होंने 1 लाख पैसा दिया और मैंने 10 रुपया दिया। तो सोचिए कि समाज के वो व्यक्ति, ये कह सकते हैं कि उस गांव में रहने वाले, उस समूह में रहने वाले हर एक घर के लोग जो जितना हिम्मत रखता था, भले ही वो 1 रुपया दिया या 10 रुपया दिया, जो जिसकी ज्यादा वो चीज रखती है संपत्ति, वो 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, और इन सारे चीजों को योगदान से लेके वो पैसे लाखों में परिवर्तन हो जाते हैं और उनका घर बन जाता है। लेकिन यदि उन 7 घरों को ऐसे छोड़ दिया जाए तो एक व्यक्ति को घर बनाने के लिए, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे जगह में, 20 लाख कम से कम लगते हैं। लेकिन सोचिए कि 10 रुपया से उनका घर खड़ा हो जाता है। तो ये होता है सहयोग, ये होता है योगदान। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं यहाँ कि जब जम्मू कश्मीर में लोग मौत के मुंह में एकता बना के रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो आज इस NSS कैंप में जो चला सब्जेक्ट सहयोग, इस सहयोग को भी हम लेकर जाएं। और ये ग्रामीण जन यहाँ बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ जन, माता भाई बहन, आप सभी भी इस चीज को यहाँ से हम सीखें, यहाँ की हम स्वयं सीखें और आगे बढ़ें और कम से कम एक व्यक्ति का जरूर मदद करें। और जैसा ऐसा समय आए तो भले ही 1 रुपया 10 रुपया का योगदान करके उस व्यक्ति को आगे उठाने की अगर जरूरत पड़े तो हमें आना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ वर्ष पहले आपको पता होगा कि भारत देश में महिलाओं को
ना मंदिर जाना अलाउ था, ना किसी सभा में बैठना अलाउ था, ना किसी कर्मचारी पद पे नियुक्ति होना अलाउ था। केवल और केवल घर गृहस्थी के काम के अलावा उन्हें बाहर तक निकलना अलाउ नहीं था। सही बात है, मानते इस बात को? लेकिन देश बदलता गया, आगे बढ़ता गया, सत्ताएं आती गई, बदलती गई, लेकिन बीच में एक ऐसा शासन आता है, मोदी जी का शासन। क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जो किया है उन्होंने, मैं बता रहा हूं कि आज देखिए उनके निर्णय ने इस देश पे ऐसा ऐसा निर्णय करता है कि दुनिया देख के अचंभ हो जाती है। फाइटर जेट केवल पुरुष वर्ग ही उड़ाते रहे थे, लेकिन मोदी जी के निर्णय के बाद आज इस देश की बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं। ये आप सभी के लिए बधाई की पात्र है। और इतना ही नहीं, ये उन्हीं का निर्णय था कि देश की बेटी किसी से कमजोर नहीं हो सकती। देश की बेटी किसी भी फील्ड में अपना सहभागिता चढ़ बढ़ के दिखा सकती है और रिजल्ट भी दे सकती है। ये कहने वाले मोदी जी थे, जिनके निर्णय ने आज छत्तीसगढ़ जैसे घनघोर जंगल में कोबरा कमांडो में महिलाओं को नियुक्त करके एक कमांडो बना के नक्सलियों के खिलाफ उतारा है। और आप सभी को बता दे रहा हूं कि बड़ी बहादुरी से वो लड़ रही हैं और नक्सलियों से मुठभेड़ कर रही हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये कहानी हमने बहुत सारी जगह पे बताई है कि जम्मू कश्मीर जैसे आतंकित प्रस्थित जगह जो है, आज से पहले 370 से पहले बहुत खतरनाक जगह हुआ करता था। उस जगह पे एक फौजी का ट्रांसफर हो जाना मने नर्क में भेज देना जैसे कहानी आती थी। उस जगह पे मोदी जी के निर्णय ने ये सामने लाता है कि अब केवल पुरुष वर्ग यहाँ कमांडो नहीं रहेगा, यहाँ महिला कमांडो भी यहाँ नियुक्त होंगी। और आप सबको बता दें कि ये कहानी को हम इसलिए बताते हैं क्योंकि इसके हम साक्ष्य हैं, इस कहानी से जुड़े हुए हम हैं। जब 30-25 साल के अंदर 30 बहनों को नई चुने हुए जो सैनिक होते हैं बहन, उनको वहां नियुक्त किया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि इनको कमांडो की ट्रेनिंग देके इनको आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाना है। सोचिएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो जब ये निर्णय लिया तो वहां बेली में एक खबर फैलने लगी कि हमसे तो नहीं हो पा रहा है तो लड़कियां कहां से लड़ेंगी, ये मजाक है, ये सिस्टम के साथ मजाक है, ये कैसे हथियार चलाएंगी, ये कैसे गोले चलाएंगी, ये 6-6 फीट 10-10 फीट दीवारें को कैसे पार करेंगी। ऐसा टिप्पणी सुनाई देने पड़ता था वहां। यहां तक कि हमें भी यकीन नहीं होता था कि ये जो दीवारें हैं ये दुर्गम परिस्थिति में कैसे पार करेंगी ये लड़कियां, जबकि अपने समस्याओं से जूझती रहती हैं। लेकिन ये कठोर निर्णय मोदी जी का था। उन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस देश पूरे दुनिया को दिखाना है कि महिला सशक्तिकरण में राष्ट्र कैसे आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा निर्णय था और उनको प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी जो है घूम के हमारे पास आई। और हमारे सुपीरियर लोग ये जिम्मेदारी हमको देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इनको कमांडो बनाना है। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर, वास्तव में कमांडो बनाना है या फिर ट्रेनिंग पार कर देना है इसी। तो हमारी आदत रहा कि हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो पूछते हैं कि कैसे चलना चाहिए, पहले बता दीजिए, बाद में मत बोलिएगा हमको। तो ये बात भी हमने उस दिन पूछा था, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कमांडो बनाना है। तो एक पल के लिए मुझे लगा तो कि ये चैलेंज है, क्योंकि इनको कहेंगे कि ये दीवार तुरंत पार कर जा, बोलने से थोड़ा सा कठिन है और बहुत कठिन है। बर्फीली पहाड़ियों में चलना कठिन है। हमारे जैसा व्यक्ति भी उस मौसम से झेलने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती है। लेकिन उस दिन पहले जो मैं कहा था, पहले ट्रेनिंग के दिन, क्योंकि इज्जत का सवाल था उन बहनों का, उन बहनों के साथ साथ जुड़ा हुआ इस देश की महिलाओं का और स्वयं हमारा, क्योंकि उस जिम्मेदारी को हमें दिया गया था अपने सीनियरों के द्वारा। मैं उनसे जो कहा था वो शब्द बोलना चाहूंगा, मैं आपको सुनेंगे? पक्का? आवाज नहीं आया। इधर से सुनेंगे? ट्रेनिंग के पहले दिन मैंने उनसे कहा था कि आज से ट्रेनिंग समाप्ति के उपरांत मैं तुम लोगों को कमांडो वर्दी में देखना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर तुम किसी कारणवश से पीछे हट गए या डर गए या अपना कदम पीछे खींच लिया तो याद रखना पूरे भारत देश में नारी जाति के लिए कलंकित हो जाओगे और पूरी दुनिया यही कहेगा कि लड़ना महिलाओं की बस की बात नहीं है। लेकिन यदि तुमने कर दिखाया, अपने आप को साबित कर लिया और कमांडो यूनिफॉर्म को धारण करके
अपने आप को साबित कर दिया तो पूरा देश, पूरा दुनिया यही कहेगा कि भारत देश की नारियां वीर थी, है और सदा रहेगी। तो ये बात सुन के, अब पता नहीं, ये बात सुन के सामने से एक ही स्वर में उन्होंने कहा था कि सर जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और उनके जज्बा ने, मैं बता रहा हूं, इतने कठिन प्रशिक्षण, लेकिन लास्ट में केवल 3 जो महिला सैनिक थी उनका स्वास्थ्य खराब होने कारण से प्रशिक्षण पूरा नहीं करी। बाकी सब ने, ये दीवारें जो देख रहे हैं ना, इसमें बंदर की तरह छलांग मार के पार करने लायक कमांडो ट्रेनिंग करी, गोलियां चलाने में माहिर बनी। और ये समझ लीजिए कि एक वाकई में जो काली का रूप होता है वो धारण करा उन्होंने। जब वर्दी पहन के चलती थी तो ऐसा लगता था कि ये लड़कियां नहीं है, ये कोई ऐसा ब्रिगेड है जिन्होंने काली का रूप ले लिया है। तो ये भारत देश है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भारत देश है और यहाँ हर चीज संभव है। ये वीरों की धरती है, इसमें महिला पुरुष को अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना यही था प्रशिक्षण में शामिल साथियों कि आपने जो जीवन में आज सीखा है, 7 दिन अपने जीवन का जो कम किया है, इस 7 दिन को ऐसा आगे लेकर बढ़िए कि उपयोगिता हो।